प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम 14 मार्च से स्टार्ट है और अर्थशास्त्र में हम लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम लोग आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि 40 नंबर इसमें उठने के पूरे चांस है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप बहुत अच्छा से भी लिख लीजिएगा तो उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, जबकि इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है सही होने पर। तो इसका आज हम लोग नाम देंगे सेट 1। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो हम लोग सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। 1776 में अपना किताब लिखे थे राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है इस तरह होता है और ये होता है अक्ष। तो अक्ष की ओर क्या होता है, ये हमेशा नतोदर होता है। तो इसका दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा है, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को। तो मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को क्या होता है, तो हम लोग संख्या में माप सकते हैं और मुद्रा और क्या होता है, मुद्रा में भी मापा जा सकता है। और तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए ऑप्शन और सी ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर बी में जो है कि मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, तो मार्शल ऐसा नहीं मानते थे। मार्शल का मानना था कि हम लोग इसको मुद्रा में भी माप सकते हैं और संख्यात्मक रूप में भी माप सकते हैं। अगला है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो भूमि, श्रम, पूंजी ये उत्पादन के साधन हैं, लेकिन सक्रिय साधन कौन है, तो श्रम है। अगला है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो हम लोग देखते हैं, ये है आपका बाजार का चित्र। ये जो रेखा है वो ये AR का रेखा है, मतलब औसत आय। यही सीमांत आय का रेखा है और यही आपका प्राइस है, यही आपका डिमांड है। तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है जिसमें क्या होता है, मूल्य की रेखा x अक्ष के समानांतर होती है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की सेवा जानते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा संचार। संचार क्या है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। खनन जो है वो आपका प्रकृति से है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। निर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र का होगा। पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र का काम है, जबकि ये जो संचार है ये तृतीय क्षेत्र का काम है। अगला है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, सभी को हम लोग मुद्रा की पूर्ति करते हैं, इसलिए डी हो जाएगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कथन है ये किनका है, तो JB से का कथन। ये JB मिल हो गया, गलती से हो गया, यहाँ पर हो जाएगा JB से का यह कथन है। तो आठवां का आपका हो जाएगा ए, JB से। अगला है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो जो उत्पादन शुल्क है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। बाकी इसमें जो आयकर है, संपत्ति कर है और उपहार कर है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। फिर है, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात और निर्यात से। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, सही है। साधन सीमित होते हैं, सही है। और दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती। कहने मतलब है कि आपके पास पैसा है, तो पैसा क्या है, आपके पास सीमित है। बाजार गए सामान खरीदने तो वहाँ बहुत सारा सामान है, तो इसका मतलब है आवश्यकताएं अनंत है। हमको बहुत सारा सामान है, सब खरीदने का मन करेगा, लेकिन क्या होगा, हमको चुनाव करना पड़ेगा। काहे कि दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, इसलिए तीनों कथन हो रहा है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें होता है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सभी होते हैं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। फिर है आपका, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए? जहाँ पर कीमत तंत्र आ जाएगा जान जाइएगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, तो यहाँ हो जाएगा बी, पूंजीवादी। फिर है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त हो जाएगा सी, मतलब ए और बी दोनों है। कैसे, MUA
बट्टा पी ए लिखा हुआ, एम यू बी बट्टा पी पी बी लिखा। अब अगर हम लोग यहाँ बी होना चाहिए जबकि ए लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो होगा ना पी बी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग तिरछा अगर गुना करते तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह भी हो सकता है। या फिर इसको यहाँ गुना कर दिया और इसको गुना करके यहाँ कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा एम यू ए बट्टा एम यू बी बराबर पी ए बट्टा पी बी। इस तरह भी बन सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन है और जनसंख्या में, तीनों है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। आगे है आय के बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो आय के बढ़ने पर क्या होता है, तो घटिया वस्तु की मांग को घटा देता है, इसलिए घटिया वस्तु को ही हम लोग गिफेन वस्तु भी बोलते हैं। तो यहाँ 16 हो जाएगा। फिर है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। तो वस्तु की प्रकृति भी है, कीमत स्तर भी है, आय स्तर भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 18 है उत्पादन के सभी साधनों में से एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं। तो जिस अनुपात में साधन बढ़ रहा है उससे ज़्यादा अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये वृद्धिमान प्रतिफल होगा। तो वर्धमान प्रतिफल या वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल होगा। इसमें क्या होगा, तो हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः बढ़ती जाएगी। अगला है औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत वक्र का आकार जो होता है वो क्या होता है, यू आकार का होता है, और जहाँ औसत लागत न्यूनतम होता है वहीं पर इसको सीमांत लागत क्या होता है, इसको काटता भी है। मतलब औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होता है, और औसत लागत क्या होता है, यू आकार का होता है। अगला है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। तो पूर्ति में कमी, तो उत्पादन लागत में वृद्धि, यदि लागत बढ़ जाएगा तो पूर्ति कम हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, ये सभी कारण है, इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, ऊपर भी यही सेम क्वेश्चन था, तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। फिर है बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। फिर है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो यहाँ पर संतुलन की शर्त क्या नहीं है, तो आपका AR बराबर MC, ये संतुलन का शर्त नहीं है। काहे कि संतुलन का जो शर्त होता है वो पहला जो शर्त होता है उसका नाम हम लोग कहते हैं आवश्यक शर्त, जिसमें MR बराबर MC होता है, मतलब B कंडीशन लागू होगा। और दूसरा जो शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, तो यहाँ C भी सही है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा शर्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर A हो जाएगा। और अगर यदि पूछता है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त कौन से है, तब यहाँ पर मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, D होता। काहे कि B और C दोनों होता, इसलिए D हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। साधन कीमत निर्धारण के भिन्न में कौन से घटक है। तो यहाँ लगान, मजदूरी, ब्याज तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। लगान, तो लगान बराबर वाट, तो हो जाएगा वास्तविक लगान माइनस स्थानांतरण आय हो जाएगा। फिर है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों शामिल होते हैं, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा, मतलब C। चक्रीय प्रवाह मतलब है एक तरफ फर्म होता है, एक तरफ परिवार होता है। फर्म है सो परिवार से साधन लेता है और बदले में इसको भुगतान करता है, फिर ये सामान बना के फिर परिवार को बेचता है, बदले में ये इसको भुगतान करता है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आय का प्रवाह होते रहता है। तो मौद्रिक प्रवाह मतलब पैसा का प्रवाह होना, और वास्तविक प्रवाह मतलब साधन का प्रवाह होना। आगे है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं उसको। फिर है लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है। तो लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर तीनों है, इसलिए D आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। आगे है राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। तो उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि, तीनों विधि से होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुद्रा वह वस्तु है। तो मुद्रा क्या है, तो जिसमें
मूल्य का मापक हो, जो समान विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया। तीनों गुण जिसमें होगा वो मुद्रा कहलाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। जनता का बैंक कौन सा होता है? तो व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता का बैंक होता है और केंद्रीय बैंक जो होता है वो सरकार का बैंक होता है। तो यह जनता का बैंक पूछ रहा है, इसलिए व्यापारिक बैंक हो जाएगा। फिर एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा, यहाँ मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा लिखा गया है, मुद्रा निकाल सकते हैं? तो आहरण पत्र से, चेक से, एटीएम से, तीनों रूप से निकाल सकते हैं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक होता है और बैंकों का बैंक भी होता है, या बैंकों का मालिक भी आप इसको कह सकते हैं। और इसी को नोट छापने का अधिकार भी है। 1 रुपया का नोट छोड़कर बाकी नोट जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है और 1 रुपया का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का संबंध है। तो मौद्रिक नीति का संबंध क्या है? तो सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से। तो ये सब जो है ये आपका मौद्रिक नीति नहीं है, ये आपका राजकोषीय नीति का रूप है। तो यहाँ खुले बाजार की जो क्रिया है ये आपका मौद्रिक नीति से संबंध है, इसलिए डी हो जाएगा। तो मौद्रिक नीति में क्या आता है? तो बैंक दर आता है, खुले बाजार की क्रिया आता है, ये सब जो है वो आपका मौद्रिक नीति में आता है। मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाता है साख नियंत्रण करने के लिए, और जो राजकोषीय नीति है वो आपका सरकार के द्वारा अपनाया जाता है साख नियंत्रण करने के लिए। अगला है, ट्रस्टेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा जेबी से। इनका लेखक जेबी से है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। आगे है, क्लासिकल विचारधारा निम्न से किस तथ्य पर आधारित है? तो क्लासिकल इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है, किन्स के सिद्धांत का संबंध है? तो प्रभावपूर्ण मांग से है, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, तीनों से, इसलिए इनमें से कोई नहीं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ तीनों से संबंधित हो जाएगा। केन्स का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो केन्स जो है अपना सिद्धांत तीनों के ही रूप में दिया है, इसलिए इनका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, यहाँ सभी कर दीजिएगा, इनमें से सभी। अगला है, रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है। तो रोजगार गुणक जो है, ऐसे गुणक का सिद्धांत ज़्यादातर आदमी जानता है कि केन्स के द्वारा दिया गया है। 1936 में अपना किताब लिखे था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसमें गुणक सिद्धांत की व्याख्या किए थे। लेकिन यहाँ जन्मदाता जो पूछ रहा है तो काहन हो जाएगा। अगला है, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो इनमें से सभी। स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो उपयुक्त सभी। देखिए, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो जाएगा, नगद कोष अनुपात में वृद्धि हो जाएगा। तीनों विधि अपनाना पड़ता है। फिर है, असंतुलित बजट में क्या होता है? तो बी एवं सी। तो बी क्या है? तो आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, और सी है, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा। भारत में 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अभी हम ऊपर ये बात मतलब हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अगला है, पूंजी बजट शामिल करता है। तो किसमें? पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत व्यय में। अगला है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। फिर है, विदेशी विनिमय बाजार के रूप में। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? तो चालू और पूंजीगत खाता दोनों होता है, इसलिए सी हो जाएगा। दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया? यहाँ सम्मिलित हो जाएगा, किया जाता है। तो दृश्य मद मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं वो जब मशीन, कपड़ा, सीमेंट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष बराबर वाट। तो व्यापार शेष में होता है दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो ये हो जाएगा व्यापार शेष। तो ये थे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसका हम लोग नाम दिए हैं सेट 1। बहुत जल्दी हम सेट 2 का भी क्वेश्चन बताएंगे, जो
परीक्षा उपयोगी है, सारे सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आपका परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।